ये है सिंगापुर और ये है अंडमान और निकोबार। अगर साइज के हिसाब से देखिए तो हमारा अंडमान सिंगापुर से 11 टाइम ज्यादा बड़ा है, बट फिर भी आज के टाइम में सिंगापुर एक ग्लोबल ट्रेड का हब बना हुआ है, जबकि अंडमान और निकोबार सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अगर प्रॉपर प्लानिंग किया जाए तो अंडमान भी इंडिया का नेक्स्ट सिंगापुर बन सकता है। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं होगा। सिंगापुर का एरिया सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर है, पर फिर भी सिंगापुर ने साल 2023 में $400 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट किया था। वही अंडमान और निकोबार का एरिया सिंगापुर से 11x बड़ा होने के बावजूद सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए तो ये इंडिया का अगला इकोनॉमी सेंटर बन सकता है। तो फिर चलिए समझते हैं हमारे देश के अंडररेटेड एरिया अंडमान एंड निकोबार के बारे में पूरे पोटेंशियल को डिटेल में, और जानते हैं क्यों आखिरकार हमारी गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ का प्रपोजल रखा है जगह के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो मिलेगी जो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा होगा, क्योंकि हमारे देश का बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एरिया है जिसके बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए। चैप्टर 1 द स्केल ऑफ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। सिंगापुर का टोटल एरिया 728 स्क्वायर किलोमीटर है और अंडमान निकोबार का एरिया कितना आपको पता है? वेल, अंडमान एंड निकोबार का एरिया 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि सिंगापुर से 11 टाइम ज्यादा बड़ा। फिर भी सिंगापुर आज के टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी पावर हाउस है और अंडमान सिर्फ एक रिमोट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो क्या सिर्फ साइज मैटर करता है? बिल्कुल नहीं। सिंगापुर ने सिर्फ लैंड के बेसिस पे ग्रोथ नहीं पाया, बल्कि उसके पीछे उसकी प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारी चीजें इंक्लूड है। इन सब चीजों में मिलकर के आज के टाइम में सिंगापुर को एशिया का ट्रेड कैपिटल बना दिया है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? चैप्टर 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर हम अंडमान की लोकेशन देखें तो ये इंडियन ओशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है, बिल्कुल मलक्का स्टेट के पास। वही मलक्का स्टेट जो दुनिया के बिजनेस समुद्री रूट में से एक माना जाता है। हर साल लगभग 94,000 शिप इस रूट से क्रॉस करते हैं। सिंगापुर अपनी लोकेशन और एफिशिएंट पोर्ट सिस्टम की वजह से एशिया का एक ट्रेड हब बन गया है। तो फिर अंडमान जो इतना ज्यादा फैला हुआ है वो एक ग्लोबल ट्रेड हब क्यों नहीं बन सकता? वर्ल्ड शिपिंग रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड का 30% ट्रेड मलक्का स्टेट के थ्रू होता है। सिर्फ चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट मलक्का स्टेट से गुजरता है, जो कि उसके टोटल ऑयल सप्लाई का 60% है। ये स्टेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी ये ब्लॉक हो जाए तो एशिया का पूरा ट्रेड सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। अगर अंडमान में एक वर्ल्ड क्लास डीप सी पोर्ट डेवलप किया जाए तो ये इंडिया का एक सिंगापुर बन सकता है। चाइना ने भी हेवन टोटा जो कि श्रीलंका में है और गद्दार जो कि पाकिस्तान में है, इन पोर्ट में इन्वेस्ट करके अपने ट्रेड इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है। इंडिया अगर अंडमान को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ये एक नया इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकता है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रोड ब्लॉक। जहाँ सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है, वहीं अंडमान एंड निकोबार डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बट यहाँ एक और फैक्टर है, इंडियन नेवी और ट्राई सर्विस कमांड। यह आइसलैंड सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट भी है। चाइना के अग्रेसिव पॉलिसीज और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बीच में ये रीजन इंडिया के लिए एक मिलिट्री चौक पॉइंट है। 2021 के रैंड कोऑपरेशन स्टडी के मुताबिक अंडमान एंड निकोबार एक क्रूशियल मिलिट्री एसेट है, जो कि चाइना के स्टिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करता है। स्टिंग ऑफ पल्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी इसमें चाइना ने इंडियन ओशन में अलग अलग देशों में पोर्ट डेवलप किया है ताकि वो अपनी मिलिट्री और ट्रेड डोमिनेंस बढ़ा सके। तो क्या हम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बना सकते हैं? सिंगापुर ने भी अपने डिफेंस और इकोनॉमी को एक साथ ग्रो किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? चैप्टर 4 एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अंडमान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक नेचुरल वंडरलैंड भी है। यहाँ के घने जंगल, समुद्री जीवन और प्राचीन ट्राइब्स हमारी एक अनमोल विरासत है। ये सिर्फ ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि नेचर और कल्चर का भी एक अनमोल खजाना है जिसे हमें संभालना होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो इन सब चीजों के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी जरूर बढ़ेंगे। WWF के रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान में 85% लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड है और यहाँ पर कुछ ऐसे रेयर प्रजातियों के जानवर भी पाए जाते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे कि अंडमान वाइल्ड पिग और नारकोंडम हॉर्नबिल। सिंगापुर ने भी अपने डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मैनेज किया है, बट क्या अंडमान में भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बना सकते हैं? ये कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न है जो हमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने माइंड में जरूर रखना होगा। चैप्टर 5 ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा सिंपल होता तो आज शायद हम लोग यहाँ पर बैठ के इस वीडियो में सवाल नहीं करते होते। इंडियन ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सालों
साल तक खींच सकती है। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब कुछ ऐसे स्लो मूविंग प्रोसेस है। साल 2019 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 की रैंकिंग है, जबकि सिंगापुर टॉप सेकंड में आता है। सिंगापुर में ली कुआन यू की विजनरी लीडरशिप में ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन किया गया था, जिसे आज भी लोग याद रखते हैं। बट क्या इंडिया में कोई ऐसा लीडर है जो अंडमान को ग्लोबल हब बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें देखा है। चैप्टर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास पोर्ट सिस्टम और अर्बन प्लानिंग सिर्फ एक विजन से नहीं, बल्कि उनके पीछे एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी फ्रेमवर्क था। अंडमान के लिए भी हमें एक $multi-billion इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक पोर्ट सिटी, मॉडर्न हाईवे, स्मार्ट पावर ग्रिड और एक डिजिटल इकोनॉमी। साल 2022 की नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 75,000 करोड़ की फंडिंग चाहिए। क्या हमारे पास ये फंडिंग है? क्या इंडियन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, या फिर एक पॉलिटिकल ड्रीम बन के रह जाएगा? जस्ट लाइक अमरावती, जो कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग होने के बावजूद एक बार पॉलिटिकल क्लैश की वजह से वो पूरी सिटी फेल हो गई और आज के टाइम में एक घोस्ट टाउन लगता है। बट अब जो रिसेंट डेटा को हम लोग देखिए तो वो दोबारा से ग्रो करना तो स्टार्ट हो गया है, बट उसका फ्यूचर क्या होगा हम नहीं कह सकते। उसके बारे में हम लोग खैर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। चैप्टर 7 टूरिज्म वर्सेस ट्रेड, द राइट डायरेक्शन। एक और बड़ा सवाल है, क्या अंडमान को सिंगापुर की तरह ट्रेड हब बनाना सही होगा या मालदीव और बाली की तरह एक लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन? अगर हम सस्टेनेबल टूरिज्म पर फोकस करें तो अंडमान नेचर और इकोनॉमी दोनों के लिए एक आइडल मॉडल बन सकता है। अंडमान का टूरिज्म सेक्टर से हर साल करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर हाईटेक पोर्ट और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये नंबर कई गुना बढ़ सकते हैं। टूरिज्म या ट्रेड, क्या इन दोनों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल है? सिंगापुर ने भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो अभी तक हमने समझा अंडमान और निकोबार के सारी पोटेंशियल चीजों को। चलिए मूव करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर और जानते हैं कि इसका करंट सिनेरियो क्या है और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। भारत सरकार अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को एक ग्लोबल ट्रेड हब बनाने के लिए 75,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रॉपर प्लान है। तो फिर चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को। नंबर 1, गैलेथिया बे इंटरनेशनल पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है, जो सिंगापुर और कोलंबिया जैसे बड़े पोर्ट से डायरेक्टली कंपटीशन करेगा। ग्लोबल ट्रेड में भारत की डोमिनेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये पोर्ट मलक्का स्टेट के करीब होने की वजह से एक स्ट्रेटेजिक शिपमेंट रूट बन सकता है। ये चाइना के हैबन, टोटा और गदार पोर्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकता है, जो भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड कंट्रोल को मजबूत करेगा। नंबर 2, ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट के लिए एक मेजर गेटवे बन सकता है। इंटरनेशनल एयरलाइन और कार्गो मूवमेंट के लिए एक की ट्रांजिट होगा, जो लॉजिस्टिक और टूरिज्म दोनों को बूस्ट करेगा। नंबर 3, 450 MBA पावर प्लांट। ये प्लांट आइलैंड और सराउंडिंग रीजन्स की एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकेगी। रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंट पावर ग्रिड का इस्तेमाल करके एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पॉसिबल होगा। इन सब चीजों से लोकल इकोनॉमी में नई इंडस्ट्रीज और जॉब क्रिएट होंगे। नंबर 4, स्मार्ट कोस्टल सिटीज। स्मार्ट सिटी प्लानिंग के साथ यहाँ इंटरनेशनल लेवल कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस डेवलप किए जाएंगे। होटल्स, IT हब्स, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स पार्क्स यहाँ पर नए बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। टूरिज्म और इको टूरिज्म का भी पोटेंशियल है, जो लोकल इकोनॉमी और भारत के ग्लोबल ट्रेड वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो ग्रेट निकोबार भारत के इकोनॉमी और ग्रोथ डेवलपमेंट का एक नया सेंटर बन सकता है। अब आने वाले सालों में पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट सच में सक्सेसफुल होगा, ये सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ रह जाएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको अंडमान और निकोबार के इस पोटेंशियल के बारे में पता था या नहीं। बाकी मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको आज के इस वीडियो से 1% भी कुछ वैल्यू मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट।